अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 6 देखेंगे जो है मर्चेंडाइज एक्टिविटीज़। मर्चेंडाइज एक्टिविटीज़ हमारे पास हम बेसिकली हम मर्चेंडाइजिंग कंपनीज हम उन तमाम कंपनीज को कहते हैं जो गुड्स खरीदती हैं और फिर उसको रीसेल करती हैं एक हायर प्राइस पर, जिसमें हमारे पास दो तरह की कंपनीज में आ जाते हैं, एक रिटेलर और एक होलसेलर। अब इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग साइकिल होता है इन कंपनीज का, वो यूजुअली परचेजेज ऑफ मर्चेंडाइज होते हैं, देन सेल ऑफ दीज मर्चेंडाइज कर रहे होते हैं, इनको ऑन यूजुअली ऑन अकाउंट होता है, और कलेक्शन ऑफ ऑन रिसीवेबल्स फ्रॉम दी कस्टमर्स। यानी हम सबसे पहले अपनी जो चीज़ें खरीदी गई हैं इनको हम कैश पे ख़रीद रहे होते हैं, यानी परचेज ऑफ मर्चेंडाइज होती है। फिर ये आपकी इन्वेंट्रीज में बन जाती हैं इन कंपनीज की, और जब ये इन इन्वेंट्रीज में से अपने कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं, ऑन अकाउंट सेल आउट कर रहे होते हैं, और जब वो रिसीवेबल्स पैसे आ जाते हैं, उनसे पैसे कलेक्शन ऑफ इन रिसीवेबल्स हो जाती है, तो वो वापस हमारे पास कैश में आ जाते हैं। ये हर कंपनी का इसी तरह से यूजुअली मर्चेंडाइजिंग कंपनी का साइकिल चल रहा होता है, और ये सो ऑन इनका यही प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। मेजर डिफरेंस एक मर्चेंडाइज एक्टिविटीज़ में और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो गुड्स को सिर्फ मैन्युफैक्चर करती हैं और सेल करती हैं, और मर्चेंडाइज कंपनीज उन्हीं गुड्स को आप प्री सेल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही होते हैं। हमारे पास अगर हम देखें कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूजुअली परचेज इन्वेंट्रीज करती हैं, जिससे आप वो रेडी टू सेल फॉर्मेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी के जो स्टोर्स हैं हमारे इर्द गिर्द में मौजूद, वो हमारे पास तमाम की तमाम एक मर्चेंडाइजिंग कंपनीज में ही आ जाती हैं। इनमें दो तरह के पोर्शंस होते हैं लोग, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। रिटेलर्स हमारे पास सेल करते हैं मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स को, यूजुअली डायरेक्टली पब्लिक को डील करते हैं। ये स्मॉल बेसिस पे भी हो सकते हैं और लार्ज बेसिस पे होती हैं। और जो होलसेलर्स होते हैं वो बाय इन लार्ज क्वांटिटीज़ में करते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से, और इनको रीसेल करते हैं डिफरेंट तरह के रिटेलर्स को। यूजुअली ये डायरेक्ट पब्लिक को होलसेलर्स डील नहीं कर रहे होते। इन सम एक्सेप्शनल केसेस, कोई स्मॉल मार्केट में अगर कोई अपने आप को होलसेलर कहता है और वो सेल आउट कर रहा होता है, तो एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन यूजुअली ये अपने जनरल पब्लिक को सेल आउट नहीं करते। और ये समटाइम्स इतने ज़्यादा लार्ज ह्यूज बेसिस पे होलसेलर्स होते हैं कि ये अपने मोस्टली लोकली जो कंज्यूमर्स होते हैं इनको इन पर्सन नहीं भी पहचानते कि ये कौन है जो कस्टमर्स परचेज करेंगे, वो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। इनकम स्टेटमेंट ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनीज, इसमें ये इनकम स्टेटमेंट और जो हम रेगुलर इनकम स्टेटमेंट प्रीवियसली चैप्टर्स में बनाते रहे हैं, उनका मेजर डिफरेंस ये होता है कि यहाँ हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी COGS के पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, जहाँ पर हम डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ सोल्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास इसमें इंक्लूड होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि आप कह सकते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जितना रिक्वायर्ड आती है, हमारी कॉस्ट लेबर के लिए जितनी यूज़ होती है, उस गुड एक किसी भी गुड को मैन्युफैक्चर करने में जो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, हम उनको इंक्लूड कर रहे होते हैं इसमें। और हम ये जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम एक्सक्लूड करते हैं, वो हमारे पास शामिल नहीं होते। यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, हमारे पास होता है बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ परचेजेस, और लास्टली हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री को। हम अपनी जब सर्विसेज की कंपनी का नेट इनकम हम बना रहे होते हैं, तो इसमें हम यूजुअली अपनी रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस करते हैं, तो हमारे पास नेट इनकम आ जाता है। यहीं से नेट इनकम जब इसमें हम कैलकुलेट मर्चेंटाइजिंग कंपनी के लिए नेट इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, जो इक्वल आ जाता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट के, और देन उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपने अदर एक्सपेंसेस, तो फाइनली हमारे पास नेट इनकम की वैल्यू आती है। अगर आप कंपेयर करना चाहें कि देखेंगे, तो आप इसी प्रोसेस में जो आपका इस सारी चीज़ों से आप सर्विसेज कंपनी का जो नेट इनकम की वैल्यू आएगी, वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वैल्यू होती है हमारे मर्चेंडाइजिंग की नेट इनकम के इस वाले प्रोसेस से बनाने में। ये हमारे पास कंप्यूटर सिटी का इनकम स्टेटमेंट की एक एग्जांपल मौजूद है, जो हमने सारा डाटा हमारे क्वेश्चन में मौजूद था, जहाँ से हमने ये सेलेक्ट किया है। ये आप बुक की एग्जांपल है। हमने जब सेल्स में से माइनस कर लिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो हमारे पास 3,60,000 आंसर आ गया है। देन अपने सारे एक्सपेंसेस में हमने ऐड अप कर लिए, जिसमें हमने अपने इनकम टैक्स की वैल्यू को ऐड नहीं किया था, तो हमारे पास 2,34,000 वैल्यू आ गई है। उसमें से जब हमने अपनी इनकम टैक्स की वैल्यू को उन्होंने फाइनली अपनी सेल्स की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, या अब जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आई थी उसमें से जब फाइनली माइनस किया है, तो उनके पास आंसर आ गया है 126,000, जो कि इनके पास है इनकम बिफोर इनकम टैक्स की अमाउंट को। और जब इन्होंने फाइनली इनकम टैक्स में से माइनस करके वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास टोटल 90,000 आए हैं। यहाँ अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप डायरेक्टली अपनी
इनकम टैक्स के अमाउंट को साथ ही अपने अदर एक्सपेंसेस के साथ डील करते हुए आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और फाइनली इन एनी केस आपका आंसर नेट प्रॉफिट इन एनी केस आपका नेट इनकम 90,000 ही आना चाहिए। हमारे पास सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट मर्चेंडाइज कंपनीज की जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम वो अब देख सकते हैं कि इसमें लेजर अकाउंट यूजफुल ओवरव्यू हम लेजर्स देते हैं जो आपने हमने स्लाइड्स में प्रीवियसली चैप्टर्स में देखा था कि जो लेजर्स कंपनीज बना रही होती हैं कंपनी का बहुत क्विकली ओवरव्यू दे रही होती हैं। एंड इसमें समटाइम्स अगर बहुत ह्यूज कंपनीज मौजूद हों डीलर्स इनके साथ हों तो आप उसमें ऑब्वियसली ये देख सकते हैं कि अगर किसी कंपनी के 20 या 500 डेटर्स हों या उनके 500 उनके कस्टमर्स इंडिविजुअल्स कस्टमर्स हों जिनके साथ अकाउंट रिसीवेबल्स मौजूद हों तो हर एक इंडिविजुअली वो अगर रिसीवेबल्स में मेंशन सिर्फ ना करें यानी इंडिविजुअल को रिकॉर्ड ना करें अपने सब्सिडी लेजर्स में तो उनके लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इनको एक सब्सिडी लेजर्स में यूज़ कर रहे होते हैं यानी हम अपने एंट्रीज में जहां हम अपने इनके ऐड कर रहे होते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स के जर्नल लेजर में तो साथ ही साथ ये रिपोर्ट हो जाते हैं अपने सब्सिडी लेजर्स में भी ताकि कंपनी को ये बात क्लियरली मेंशन रहे या उन्हें ये बात का अंदाज़ा रहे कि किस कस्टमर से इंडिविजुअली कितनी अमाउंट मेंशन होनी है। क्योंकि अगर जब हम डेट के साथ मेंशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो मे बी सेम डे पे ही हमारे मल्टीपल सेम अमाउंट के रिसीवेबल्स मौजूद हों ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इनको अब सब्सिडी लेजर्स में नोट कर रहे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास हमारे ये अकाउंट पेएबल्स के भी केस में की बात आती है कि हमारे पास जब पेएबल्स भी सेम डेट और सेम टाइम में एक से ज़्यादा एक सेम अमाउंट के हो सकते हैं तो फॉर द क्लियरिफिकेशन हम इन्हें सब्सिडी लेजर्स में भी साथ साथ नोट डाउन कर रहे होते हैं। देन हम अब देख लेते हैं अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्रीज। हमारे पास बेसिकली अकाउंट के दो तरह के इसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं अपनी इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्रीज यानी हम अपने स्टॉक्स का जो कि परपेचुअल इन्वेंट्री और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आ जाता है। परपेचुअल इन्वेंट्री में हमारे पास बहुत वाइडली व्यूज होते हैं और ये क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है और ये कंप्यूटराइज्ड बेस्ड अप्रोच कहलाई जाती है क्योंकि इसमें जिस भी टाइम पे हम चीज़ परचेज कर रहे होते हैं उसी टाइम पे ऑन स्पॉट के साथ रिकॉर्ड में आ जाती है और ये रिकॉर्ड इनका अपडेट हो जाता है। पीरियोडिक अप्रोच में यूजुअली स्मॉल बिजनेस में यूज़ कर रहे होते हैं और ये मैनुअल सिस्टम है यानी यहाँ पर आपके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ड्यूरेशन के बाद आपकी डाटा या स्टॉक का मौजूद रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा होता है। हम पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री के जो मेजर पॉइंट्स हैं हम उनको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। और यहाँ पर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ओकेजनली फिजिकल काउंट किया जाता है। मर्चेंटाइज जो रिकॉर्ड होती हैं वो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं और ये जो अपडेट होते हैं इनमें यानी फिजिकल काउंट जो किया जाता है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद फिजिकल काउंट किया जाता है जो कि वंस इन अ मंथ हो सकता है या वंस इन अ क्वार्टर हो सकता है या वंस इन अ ईयर भी हो सकता है। यूजुअली कंपनीज जो हैं वो वंस इन अ ईयर रखती हैं अपना रिकॉर्डिंग सिस्टम को। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम देख सकते हैं इन्वेंट्री कंटिन्यूसली बैलेंसेस अपडेट होते जाते हैं कीप ट्रैक उनका होता है इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाते हैं उनमें इन्वेंट्री अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। हमारे पास जहाँ अगर आप देख लें कि अगर कोई बैलेंस का है चेक कर लें तो वो हमेशा इक्वल रहता है अनलेस और अनटिल के कोई किसी किस्म का थेफ्ट या कोई डैमेज इन्वेंट्री में ना पहुँचे तो वो बैलेंस एक्यूरेटली या बैलेंस ऑफ इक्वली रहता है यूजुअली। कॉस्ट ऑफ गुड्स अगर आपकी बात कर लें तो यहाँ कंटिन्यूसली ईच सेल के टाइम पर रिकॉर्ड किया जाता है और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में डिजिटली बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है यानी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड सिस्टम है तो यूजुअली इनकी एक्यूरेसी पीरियोडिक सिस्टम से ज़्यादा एक्यूरेट होती है। हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है उसको आप देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी प्रोजेक्ट परचेज किया जाता है अगर आप परचेजिंग की बात में देखें तो हमारे पास हमेशा इन्वेंट्री सिस्टम डेबिट की जाती है और कैश पेएबल या अकाउंट पेएबल में क्रेडिट साइड होता है यानी जो ही इन्वेंट्री परचेज की जाएगी उसके एंट्री जर्नल में डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट अपने हम पेएबल अकाउंट या कैश पे करेंगे जिस भी फॉर्मेट में चीज़ परचेज की गई होती है। सेकेंडली जब मर्चेंटाइज सोल्ड होती हैं तो इनकी यूजुअली दो एंट्रीज होती हैं परपेचुअल सिस्टम में। नंबर वन आपके पास हम कहते हैं कि जब अकाउंट रिसीवेबल्स को डेबिट साइड पर हम लिखते हैं और सेल्स को क्रेडिट साइड पर। सेकेंड इन्वेंट्री में हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट को डेबिट में कर रहे होते हैं और इन्वेंट्री को क्रेडिट साइड में यानी ये सेकेंड एंट्रीज के परपेचुअल की स्पेशल एंट्री है परचेजेस के केस में। यूजुअली हम अगर इससे पहले जर्नल में कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो उनकी इन्वेंट्री हम अपने गुड्स से या परचेजेस के साथ इस किसी भी फॉर्मेट में हम अपनी मेंशन करते हैं जो शो करता है कि हमने गुड्स परचेज की हैं उस चीज़ को शो करता है। तो ये यहाँ पर हमने इन्वेंट्री की हेडिंग के साथ यूज़ किया है। तो वही है कि इन्वेंट्री से हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे डेबिट साइड पर लिख रहे हैं और हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है तो हम इसे अपने क्रेडिट साइड पर लिख रहे होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास, हम इसकी एक एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास हमने सबसे पहले एक किसी कंपनी ने 10 मॉनिटर्स परचेज किए हैं जो 21 इंच के हैं और होलसेल कंपनी से परचेज की हैं। ईच इनकी प्राइस 6000 है जो ड्यू की गई हैं हमारे पास 60 डेज में पेमेंट की गई। तो हमारे पास अगर हम इनकी देख लें तो 600 के एक है और तो पर उनका कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 6000। तो हमने इन्वेंट्री को 6000 इन्वेंट्री को हमने कर दिया अपने डेबिट साइड पर, और हम साथ सेकेंडली हमने अकाउंट पेएबल जो जिस डीलर के साथ मौजूद था ओकावा होलसेलर को हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन 7 सितंबर की आती है कि इसमें से जो 10 मॉनिटर्स परचेज किए गए थे उसमें से 2 सेल किए गए हैं जिनकी रिटेल प्राइस हमने यानी हमने जो सेल आउट किया है उसमें $1000 पर ईच के हिसाब से हमने पेमेंट पे सेल आउट की हैं 2। तो टोटल हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे 2000 जो हमें 30 डेज में रिसीव होने। यहाँ अगर हम उनकी एंट्री देखें तो सबसे पहले हमने वही किया कि अकाउंट रिसीवेबल के और हमने सेल्स के साथ एंट्री की है, यानी अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएंगे और सेल्स हमारे क्रेडिट साइड पे हो जाएंगे, जिसकी सेकंड पैरेलल एंट्री होगी। अब उस पैरेलल एंट्री में हमने इनकी कॉस्ट वही यूज़ करी है जो हमारे पास परचेजिंग कॉस्ट आई थी, यानी हमने 600 के हिसाब से इनकी एंट्री करनी है। जो हमने यहाँ पर हमने जो सेल आउट किए थे वो हमने सेल के प्राइस में वही प्राइस यूज़ की जिस चीज़ पे हमने सेल किया था, यानी जो अमाउंट हमें रिसीव होनी है वो रिसीव हमें होनी है 2000 यानी 1000 की ईच प्राइस के हिसाब से। यहाँ पर जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और उसकी इन्वेंट्री में एंट्री यूज़ करेंगे तो हम इस सेकेंड एंट्री हमारे अपनी जो स्टॉक में जितना सेल आउट हुआ है उस मेजर स्टॉक के ऊपर बेस्ड है, इन्वेंट्रीज को शो कर रहा है यहाँ पर, इसलिए हम इसकी प्राइस वो यूज़ करेंगे जो हमारे पास ओरिजिनली परचेजिंग प्राइस थी, यानी 600 के ईच अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। तो टोटल हमारे पास 2 सेल आउट हुए हैं जिसमें 600 प्लस 600 1200 प्राइस आ जाती है। तो यहाँ हमने 1200 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट किया है और इन्वेंट्री में हम इसी अमाउंट को साथ क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमने अब 1 अक्टूबर को उनकी पेमेंट दी है जिनसे हमने चीज़ें परचेज की थी, हमने इनको फुल फ्लेज पेमेंट दे दी है। तो लिहाजा हमारे पास अकाउंट पेएबल डेबिट साइड पे होगा और कैश हमारा क्रेडिट साइड पे होगा। बेसिकली बिल्कुल वही है, हमने रूल्स यूज़ किए हैं डेबिट एंड क्रेडिट के जो हमने शुरू के स्लाइड्स में से देख सकते हैं। अब रूल्स के लिए मैं लिंक भी आपको वहाँ मेंशन कर दूंगी, पर आप वहाँ से भी इसको देख सकते होंगे। जिस तरह के डेबिट क्रेडिट के रूल्स में हम ये बात कहते हैं कि हमारी लाइबिलिटी अगर कम हो जाएगी यानी डिक्रीज होगी लाइबिलिटी को, तो उस केस में हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और इसी तरह से अगर हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको हम अपने क्रेडिट साइड पे नोट करते हैं। इसी तरह से जब हमने पेमेंट कर दी, हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है और हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, तब हमने इसको लाइबिलिटी को डिक्रीज के केस में हमने डेबिट साइड पे नोट कर लिया और कैश के डिक्रीज के केस में हमने उसको क्रेडिट साइड पे नोट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास अब हमें पेमेंट रिसीव हुई है, कलेक्टेड हमें 7 अक्टूबर को हमने आरटी ट्रैवल एजेंसी जिसे हमने सेल किए थे अपने मॉनिटर्स, उसको हमने परचेज हमें पेमेंट वापस मिली है। तो हमें कैश आ गया है, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया है, तो उसे हमने अपने डेबिट साइड पे नोट कर लिया है इन कैश में। उसी का वाइस वर्सा रूल्स के अकॉर्डिंगली हमने अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फिजिकल टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। हम अगर इसको देखें तो फिजिकल इन्वेंट्री का काउंट आप उस चीज़ को कहते हैं जहां आप अकॉर्डिंगली अपने फिजिकली या आप मैनुअली इन पर्सन अपने मौजूदा स्टॉक को या मौजूदा इन्वेंट्री को या मौजूदा आपके स्टोर में जितना भी सामान मौजूद होता है आप उसको काउंट करते हैं, यानी उसको पर हेड काउंट के हिसाब से गिनते हैं कि वो आपका कितना स्टॉक में मौजूद है। इसमें अगर आप इस स्टॉक में और आपके रिकॉर्ड में कोई डिफरेंस आ जाए तो उसे हम इन्वेंट्री श्रिंकेज कहते हैं। इन्वेंट्री श्रिंकेज आपके पास उस केस में हो सकता है कि जब कोई एनी केस आपको किसी किस्म के आपके इन्वेंट्री को आपके स्टॉक्स में मौजूदा जितना आपका स्टोर में मौजूद है उसको किसी किस्म का डैमेज हो, कोई लीकेज आ जाए, किसी किस्म का फायर हो, ब्रेकआउट हो जाए, कोई स्पॉइल हो जाए, फ्लड आ जाए, या शॉप लिफ्टिंग हो या एम्प्लॉय थेफ्ट हो, यानी कि किसी किस्म का कोई अगर लॉस मौजूद होगा वहाँ पर, तो उस केस में आप आपकी इन्वेंट्री श्रिंकेज हम उसे कहते हैं, यानी आप उसके डिफरेंस बिटवीन फिजिकल काउंट एंड रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेंट्री में जो डिफरेंस आता है उसको हम इन्वेंट्री श्रिंकेज कहते हैं। इन्वेंट्री क्लोजिंग ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट को, जिसमें हम हमेशा कहते हैं कि क्लोज आप इनकम समरी अकाउंट में क्लोज होते हैं ईच अकाउंटिंग पीरियड में आपके टेम्परेरी अकाउंट में, उसी तरह से हम अपने सेल्स अकाउंट को और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट को भी हम अपने क्लोज कर रहे होंगे।
सेल्स अकाउंट हमारा रेवेन्यू अकाउंट के तौर पे कंसिडर होता है और ये बिल्कुल उसी तरह से हम इसको क्लोज करेंगे जैसे हम हमने अपने रेवेन्यू अकाउंट्स को क्लोजिंग का प्रोसेस में चैप्टर 5 में देखा था। इसका भी लिंक आपको मैं शो कर दूंगी कि आप देख सकते होंगे। उसी तरह से हम इस अकाउंट को आप क्लोज करेंगे अपने इनकम समरी अकाउंट में सेम प्रोसेस यूज करते हुए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा एक्सपेंस होता है, हम इसको अपने उसी प्रोसेस से एक्सपेंस अकाउंट के तरह से हम अपने अदर एक्सपेंसेस के साथ इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करेंगे। एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हमारी परपेचुअल का अल्टरनेटिव सिस्टम है और यहाँ पर आपके हम अप टू डेट रिकॉर्ड रखने के लिए फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनका मैनुअली रिकॉर्ड में चीज़ें काउंट की जाती हैं अपने स्टॉक्स में और फिर उसके बाद उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और ये यूजुअली एंड ऑफ द ईयर में कर रहे होते हैं। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिस तरह कि हमने प्रीवियस की एग्जांपल देखी थी। यहाँ पर आपकी कुछ इन्वेंट्री जो ऑन हैंड इन्वेंट्री है वो आपकी 14,000 है जो 2010 के अकॉर्डिंगली है एंड पर। ड्यूरिंग 2011 में जो परचेजेस किए गए हैं उनके 130,000 उनकी परचेजेस हैं टोटल में और जो एंड ऑफ द ड्यू टाइम पीरियड में जो काउंट करने के बाद एंड ईयर में उनकी ऑन हैंड इन्वेंट्री आई थी वो 12,000 है। क्योंकि अगर हमारे पास ये बात हमें पता है कि इन्वेंट्री 1 से एंड होती है तो जो हमारी इन्वेंट्री हम एंड ऑफ द 2010 की इन्वेंट्री होगी उसी को हम कंसिडर करेंगे कि वो 2011 की स्टार्टिंग की हमारे पास बिगनिंग ऑफ द इन्वेंट्री भी बिल्कुल सेम वही होगी, यानी हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री 2011 की 14,000 होगी। नेक्स्ट हमने इसकी देख ली जो रिकॉर्ड में जब भी मेंटेन किया जाता है इनके पास एंट्री के नाम पे, तो परचेजेस जब कभी ये करेंगे तो परचेजेस आपके पास आ जाएंगी और डेबिट साइड पे और अकाउंट पेएबल आपके साथ आ जाएंगे क्रेडिट साइड पर। ये एक इन्वेंट्री का सैम्पल शो किया गया है। इसी तरह से इनकी मल्टीपल एंट्रीज जब कभी होंगी और वो जो रिकॉर्ड जब वो करेंगे तो उनको इसी फॉर्मेट पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट अब कंप्यूटिंग गुड्स ऑफ सोल्ड का देख लेते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह से उनकी कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले बिगनिंग इन्वेंट्री स्टार्टिंग में जो हमारे पास 14,000 थी हमने वो नोट डाउन कर ली। नेक्स्ट उसमें हमने परचेजेस ऐड कर लिए तो टोटल हमारे पास परचेजेस थे 130,000। टोटल इनका पास अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास आ जाएंगी 144,000, यानी इतनी हमारे पास टोटल गुड्स मौजूद हैं जो हम एक ईयर में सेल आउट कर सकते हैं। लेस अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास ईयर के एंड पे कितनी इन्वेंट्री बच रही है, वो हमारे पास 12,000 है। तो फाइनली हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आंसर आएगा 132,000, यानी इस ईयर में टोटल जितनी हमने गुड्स सोल्ड की हैं उन पर जितना भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया है वो हमारे पास 132,000 है। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग प्रोसेस एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री में हमारे पास सेवरल प्रोसेस होते हैं बट यूजुअली सारे प्रोसेस एक ही सिस्टम दे रहे होते हैं और एक अप्रोच जो हम मेजरली यूज़ की जाती है वो क्रिएट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट है। हर तरीकेकार से इनका ऑलमोस्ट सेम ही बैलेंस आ रहा होता है इस प्रोसेस में, लेकिन जो प्रोसेस हम देख रहे हैं क्रिएट अ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट, इसमें हम सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्लोजिंग प्रोसेस के लिए। क्रिएटिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट हम जब क्रिएट करेंगे इसमें सबसे पहले फर्स्ट एंट्री में हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट को क्रिएट करते हैं। सेकंड एंट्री में हम इसके एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की टू इट्स प्रॉपर बैलेंस एंड रिकॉर्ड द एंडिंग इन्वेंट्री इन द इन्वेंट्री अकाउंट्स, यानी हम सबसे पहले हमने उसके एडजस्टमेंट करनी है और सेकेंड एंट्री में और उसके बाद हमने इन्वेंट्री अकाउंट को एडजस्ट करना है कि हम किस तरह से उसमें एंडिंग इन्वेंट्री के साथ वो एडजस्ट किया जाएगा। टोटल हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास जितना भी था वो 144,000 था। जो मेकअप बना है जिस चीज़ से आप वो हमारे पास बन रहा है अब इन्वेंट्री से जो 14,000 थी और परचेजेस यानी बिगनिंग इन्वेंट्री 14,000 थी और परचेजेस उस ईयर की हमारे पास 130,000 मौजूद है। यानी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो अब अकाउंट टोटल बन रहा है वो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल से और नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री बिगनिंग इन्वेंट्री से और पर टोटल परचेजेस से मिलकर यहाँ हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट जो टोटल बन गया है ये उसकी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट हमने पास जो और ऑब्वियसली जितनी गुड्स परचेज की गई थी वो टोटल 2011 में सेल आउट नहीं की गई, तो जो हमारे पास एंडिंग ऑन हैंड इन्वेंट्री स्टिल मौजूद है वो 12,000 मौजूद है हमारे पास इन्वेंट्री। और तो अब इसकी लास्टली अनदर क्लोजिंग इन्वेंट्री मेड की जाएगी जिसमें हम ट्रांसफर जितने भी ऑन हैंड स्टिल मर्चेंडाइज जितनी भी मौजूद थी इन्वेंट्री में हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे। यानी इन्वेंट्रीज में हमारे पास डेबिट साइड पे इन्वेंट्री का अकाउंट होगा 12,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब हमने ट्रांसफर कर दिया इसको तो हमारे पास आ गया 12,000 ही से ये क्रेडिट हो जाएगा। तो टोटल अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फाइनल बैलेंस आ गया 132,000, यानी 144,000 माइनस 12,000 से टोटल 132,000 आंसर आ गया। अब इसकी किस तरह से होगी
इन्वेंट्री का जो भी प्रीवियसली स्लाइड्स पे हमने प्रोसेस देखा था, उस प्रोसेस को हम एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री में हमारे पास जो 14,000 मौजूद है, उसको हमने शिफ्ट क्लोज कर दिया अकाउंट में। क्लोजिंग प्रोसेस के लिए हमने वही सेम क्रेडिट साइड पे 14,000 मौजूद कर हमने उसको लिया। हम उसमें प्लस कर देंगे परचेजेस का क्लोजिंग में 130,000, यानी 14,000 प्लस 130,000 को हमने जब ऐड कर लिया तो ये 144,000 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। सेकेंड एंट्री में जब हमने बात देखी कि कुछ इन्वेंट्रीज स्टिल ऑन हैंड मौजूद नहीं है हमारे पास एंड ऑफ द ईयर में 12,000 की, तो उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट में 12,000। तो फाइनली 144,000 माइनस 12,000 के हमारे पास आंसर आ गया 132,000, जो हमारे पास डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा एंड ऑफ द ईयर में। अब हमने कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री पीरियोडिक सिस्टम के लिए। हम इनके मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं। इन्वेंट्री जब हम परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है जब वो परचेज होती है, और पीरियोडिक केस में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब हमारे पास इन्वेंट्री आती है या हम इन्वेंट्री जब परचेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम के बाद हम उसे इन्वेंट्री के अकाउंट में एंट्री कर रहे होते हैं, वो हमारे पास डेबिट होती है, और हमारे पास क्रेडिट हमारे पास अकाउंट पेएबल होते हैं, या अगर वो कैश पे परचेज किए जाए तो ऑन कैश होता है। जबकि पीरियोडिक सिस्टम में हम उसी चीज़ को परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास वो डेबिट होता है और अकाउंट्स पेएबल या हमारे पास ऑन कैश हो तो वो क्रेडिट पे आ जाती हैं। सेल ऑफ इन्वेंट्री जब की जाती है तो हमारे पास परपेचुअल में डबल एंट्रीज में रिकॉर्ड होते हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल्स अगर वो कैश में हो या ऑन अकाउंट हो तो अकाउंट रिसीवेबल्स के केस में, और अगर कैश में हो तो ऑन कैश के केस में वो डेबिट हो जाता है, और सेल्स हमारे पास क्रेडिट होता है। इसके बाद सेकेंडली एंट्री हमारे पास होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डेबिट साइड पे यूज़ कर रहे होते हैं, और इन्वेंट्री को हम क्रेडिट साइड पे यूज़ करती हैं। अकाउंट्स पेएबल हमारे पीरियोडिक सिस्टम में जब चीज़ें हमें मिल रही होती हैं अपने कस्टमर से अमाउंट, तो हम अकाउंट रिसीवेबल्स पे या उसको कैश में हम डेबिट कर रहे होते हैं, और सेल्स में को हम क्रेडिट साइड में कर रहे होते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल्स, यानी जब हमने सप्लायर को पेमेंट देनी होती है तो हम दोनों के केस में आपस सेम टू सेम एंट्री होती है, अकाउंट पेएबल डेबिट पे और कैश हमारे क्रेडिट साइड पे होते हैं। सिमिलरली हमारे पास पीरियोडिक सिस्टम में बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिस्टम प्रोसेस होता है, यानी अकाउंट पेएबल हमारे पास डेबिट साइड पे और कैश हमारे पास क्रेडिट साइड पे। जब हम अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं उसके केस में भी दोनों की सेम एंट्री है। आप देख सकते हैं कैश हमारे पास डेबिट होगा और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट होगा। यही कहीं एग्जैक्टली प्रोसेस हमारे पीरियोडिक सिस्टम में भी है कि कैश हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएगा और हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा मौजूद। लास्टली क्रिएटिंग, हम अगर एंड ईयर बैलेंस ऑफिंग जब हम कर रहे होते हैं, क्रिएटिंग एंड ईयर बैलेंस फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री अकाउंट्स, तो हमारे पास ऐसा कोई एंट्री की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी किस्म की इन्वेंट्री बनाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। सिर्फ उस केस में ज़रूरत होती है जब अगर इन्वेंट्री श्रिंकेज हो तो उस हमारे पास फॉलोइंग इन्वेंट्री की होती है, जैसे आप देख सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री श्रिंकेज की जितनी भी अमाउंट होगी उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी बाकी के एडजस्टमेंट्स भी कर रहे होंगे। जबकि पीरियोडिक सिस्टम में अगर आप देख लें तो पीरियोडिक सिस्टम में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास हो जाता है डेबिट, और देन हम उसमें इन्वेंट्री में बिगनिंग इन्वेंट्री को हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं, यानी हमारे पास आ जाती है, और परचेजेस आते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बन रहा होता है क्लोजिंग प्रोसेस के लिए, तो हम उसमें अपनी इन्वेंट्री बिगनिंग इन्वेंट्री में की जितनी भी अमाउंट मौजूद होती है और परचेजेस जितनी भी अमाउंट में हमारे पास मौजूद होते हैं, हम उन दोनों को मिलाकर बना रहे होते हैं। और देन सेकेंड एंट्री जो हमारे पास आती है वो हमारे परचेजेस की होती है, यानी हमारे पास जितनी भी एंडिंग इन्वेंट्री मौजूद होगी परचेज ईयर के दौरान करने के बाद की रिमेनिंग बच जाएगा बैलेंस सेल आउट होने से, उसको हम अपने डेबिट साइड पे लिखते हैं और उसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट में। तो फाइनली हम जब एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दोनों बैलेंस ऑफ प्रोसेस को बैलेंस करने के बाद, तो हमारे पास आंसर आ जाता है प्रॉब्लम। यहाँ पे हम इसको टू बी कंटिन्यूड फॉर्म में हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं अपने चैप्टर को। हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू।